इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमारे पिछले टॉपिक में हमने प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर यानी कि चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से कवर किया। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम एग्रीकल्चर किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उन डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे। उन डिटर्मिनेंट्स में, उन फैक्टर्स में मेन 4 फैक्टर हैं जिनके आगे सब हेडिंग्स हैं, सब फैक्टर्स हैं। तो टॉपिक है, चैप्टर इज़ द एग्रीकल्चर, सब टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। वो ये कहता है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिटर्मिन्ड बाय द सेट ऑफ फैक्टर्स। दोज फैक्टर्स आर फिजिकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स? रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में साइज ऑफ फार्म होल्डिंग्स, लैंड टेन्योर सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? इरिगेशन, पावर, रोड्स, क्रेडिट सिस्टम, मार्केटिंग, इंश्योरेंस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी। तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके तहत हम इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। इन्हीं पे निर्भर करती है हमारे देश की खेती। तो क्या क्या निर्भर करता है इन पे? ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। किसी रीजन का एग्रीकल्चर कितना डेवलप्ड होगा या कितना नहीं, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। उदाहरण के तौर पर अगर रिलीफ फीचर प्लेन एरिया का है, मतलब अल्टीट्यूड नॉर्मल है, स्लोप जेंटल है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है कि टेम्परेचर रेंज जो है वो लगभग 18 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री के बीच में टेम्परेचर लाई कर रहा है, अगर सॉइल कंडीशंस हैं कि सॉइल फर्टाइल है, एलुवियल है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट अच्छी खासी होगी। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स वाइज देखें कि फार्म होल्डिंग का साइज़ बड़ा है, लैंड टेन्योर सिस्टम जो है वो अच्छे फॉर्म में काम करता है, प्रो फार्मर है, प्रो एग्रीकल्चर है, टेनेंसीज़ के लॉ अच्छे हैं, ऑक्यूपेंट को ऑक्यूपेशनल राइट्स मिले हुए हैं खेती करने के, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी एलिमिनेशन अकारण नहीं हो जाती खेतों से, और लैंड रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट हुए हैं, वो चाहे ज़मींदारी एवोल्यूशन के हों, चाहे लैंड सीलिंग के हों, चाहे लैंड टेनेंसी के लॉ से जुड़े हों, लैंड लीज़ के कानून हों, ये सारे लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर हुए हैं, चाहे वो लैंड कंसोलिडेशन हो, तो एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर इरिगेशन अच्छा है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई है, बेहतर रोड कनेक्टिविटी है मंडियों से जोड़ने के लिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम अगर अवेलेबल है कम ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए, प्रोडक्टिव लोन्स अगर मिलते हैं, प्रोडक्ट्स की अच्छे से मार्केटिंग की जाती है, डाइवर्स क्रॉप्स उगाने में ये मदद करेगा, अगर फार्म इंश्योरेंस है जो किसान को सिक्योरिटी ऑफर करेगा, और अगर गोडाउन्स हैं, स्टोरेज हाउसेज हैं, अच्छा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सिस्टम है, तो इस वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फार्म मशीनरी का यूज़ हो रहा है, तो एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप होगा। तो ये जिन भी फैक्टर्स की हमने बात की है, ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे इस बात को कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का लेवल क्या होगा। ये सब फेवरेबल हैं तो एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप होगा। क्रॉपिंग पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि बाज़ार के लिए खेती की जाएगी, आप बाज़ार के लिए खेती करेंगे, अच्छी डाइवर्स क्रॉप्स आप उगाएंगे, एंड राउंड द ईयर खेती होगी, आप मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। आप मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा रहेगा और अच्छी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होगी। सो कुल मिलाकर के ये सारे फैक्टर तय करते हैं कि किसी भी रीजन में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का लेवल क्या रहने वाला है, क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे रहने वाले हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे रहने वाली है। ये फैक्टर फेवरेबल हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का लेवल अधिक होगा, क्रॉपिंग पैटर्न्स बेहतर होंगे, बाज़ार लायक होंगे, डाइवर्स क्रॉप्स उगाई जाएंगी, राउंड द ईयर क्रॉप्स उगाई जाएंगी, तो अच्छी खासी बम्पर प्रोडक्शन होगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स एफिशिएंटली यूज़ किए जा सकेंगे। आप सारे तरह के इनपुट्स, लैंड है, चाहे इरिगेशन है, सीड हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, यू कैन यूज़ देम एफिशिएंटली, और इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल बी हायर, यील्ड विल बी मोर,
ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ द लैंड। ओके, तो दैट इज़ अ थिंग। हम इनको समझने के लिए अलग अलग फैक्टर्स को अब डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल फैक्टर को। तो दिस इज़ द फिजिकल फैक्टर। जब हम फिजिकल फैक्टर को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें स्टडी करना है रिलीफ, क्लाइमेट और सॉइल को। तो इसके तहत हमने फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले रिलीफ को पकड़ा है। और हम जब रिलीफ को पकड़ रहे हैं तो रिलीफ में दो चीज़ें मेनली आती हैं। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है एल्टीट्यूड, और दूसरी चीज़ आती है ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, कि वो जेंटल है या स्टीप है। तो जब हमने फिजिकल फैक्टर्स के अंदर पहला एलिमेंट पकड़ा रिलीफ में हमें दो चीज़ें देखनी है, आल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, और दूसरी ढलान यानी कि स्लोप कैसी है। तो फिर इसमें हम सबसे पहले अब समझेंगे एल्टीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर में। तो उसे समझने के लिए हम समझ लेंगे कि प्लेन्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, प्लेट्यूज कैसे काम करते हैं, और माउंटेन्स। जब ये हो जाएंगे तो हमारा पहला फैक्टर रिलीफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ क्लाइमेट, और फिर हम उससे नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ सॉइल। तो शुरुआत करते हैं हम फिजिकल फैक्टर से। देखिए, किसी भी रीजन में अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, फिजिकल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस नेचर में भी रह रहे हैं, वहाँ की रिलीफ फीचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर रिजिम क्या है, क्लाइमेट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सॉइल क्वालिटीज़ क्या है, ये इस चीज़ को तय करवाती हैं कि अल्टीमेटली आप कितनी डेवलप्ड खेती कर रहे हैं, कितनी इंटेंस कल्टीवेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्या राउंड द ईयर सॉइल अंडर कल्टीवेशन है, आप सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर आप कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को निर्धारित करने में फिज़िकल एनवायरनमेंट की, फिज़िकल फैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। यानी कि किसी भी इलाके की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल क्वालिटी कैसी है, वहाँ का रिलीफ कैसा है, आल्टीट्यूड क्या है, ग्रेडियंट क्या है, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर कैसा है, वेदर कंडीशंस क्या हैं, ये चीज़ें बहुत पैरामाउंट हैं आज की डेट में। हालांकि ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस ऑफ़र करती हैं एग्रीकल्चर को, ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं। टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर जोन में नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट करती है कि अगर सॉइल की ह्यूमिडिटी लेवल अप्रोप्रिएट नहीं है तो वह हिंडर करेगा एक्टिविटी को ऑफ एग्रीकल्चर। रेनफॉल इम्पैक्ट करता है कि अगर आप सर्टेन रेंज ऑफ रेनफॉल में नहीं है तो वह एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये फैक्टर हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को। और लगातार मनुष्य ने अपनी तकनीक की मदद से इन फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा दी जाने वाली रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरकम करने की कोशिशें की हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य ने जो रीजन्स एरिड हैं, सेमी एरिड हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, खेती को वहाँ तक भी बढ़ाया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन की मदद से। तो आज इरिगेशन की मदद से मनुष्य एरिड एंड सेमी एरिड में भी खेती कर रहा है। उदाहरण के तौर पर पंजाब सेमी एरिड जैसी परिस्थितियां रखता है, 58 सेंटीमीटर रेनफॉल है, लेकिन वहाँ पर आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं, शुगर केन भी लग रहा है और पैडी भी, क्योंकि आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। इवन हरियाणा में शुगर केन और पैडी लग रहा है। सो यू कैन डू दिस। तो इरिगेशन की मदद से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आप फिजिकल फैक्टर के द्वारा प्रोजेक्ट की जाने वाली रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने इरिगेशन की बात की कि ड्राई रीजन, अगर आप बात कर रहे हैं कि सॉइल इज़ नॉट दैट मच फर्टाइल, तो आप उसमें मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से आप उस सॉइल की फर्टिलिटी को रीइंस्टेट कर सकते हैं और फिर आप वहाँ पर खेती कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई रीजन बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का मदद कर सकते हैं। आप रिवर एम्बैंकमेंट कर सकते हैं, नदियों को बांध सकते हैं, डैम बना सकते हैं, रिजर्वायर क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप उस रीजन को फ्लड से फ्री करा कर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम कर जा रहे हैं। तो चाहे ड्राई कंडीशंस हैं, चाहे इनफर्टाइल कंडीशंस हैं, चाहे फ्लड कंडीशंस हैं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस की मदद से व्यक्ति इन रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम कर पा रहा है। लेकिन स्टिल द मेन फैक्टर इज़ द फिज़िकल फैक्टर, क्योंकि फिज़िकल फैक्टर का इम्पैक्ट बहुत डीप है। आप एक सर्टेन लेवल तक तो उस इम्पेडिमेंट को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम कर पा रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज वो फैक्टर बहुत डोमिनेंट है और आपको अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उसके साथ अलाइन करके ही चलना है। अगर आप
अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी खेती को इकोनॉमिकली वायबल बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, फूड ग्रेन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको फिज़िकल फैक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं अलाइन होना पड़ता है, क्योंकि फिज़िकल फैक्टर परमानेंट एलिमेंट है, वो बहुत ही पैरामाउंट कैरेक्टर के हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं आपके इलाके की वनस्पति को, बायोटिक लाइफ फॉर्म को, यानी कि आप जो कर रहे हैं वो खेती को, तो आप उसे कंटिन्यूसली डिफाई नहीं कर पाएंगे, इसका तो खर्चा बढ़ेगा। जैसे पंजाब ही में देखें तो बहुत तेज़ी से इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल डाउन जा रहा है। दूसरा नतीजा ये निकल रहा है सॉइल फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तीसरा नतीजा ये है हैवी डोजेज ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कारण ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट भी हुआ है, जिसके कारण फूड चेन में बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स मिल चुके हैं जो मनुष्य के लिए खाने लायक ठीक नहीं है भोजन। और अगला नतीजा ये भी निकला है कि जो सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं उसमें एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स जाने के कारण यूट्रोफिकेशन हो रहा है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक फिज़िकल फैक्टर के द्वारा इम्पोज किए गए रेजिस्टेंस को टेक्नोलॉजी की मदद से ओवरकम करते हुए ऐसी खेती करते भी रहेंगे, तो एक समय के बाद आपको इसके कई नकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलते हैं। तो कुल मिला के फिज़िकल फैक्टर एक बहुत डीप रूटेड, बहुत ही पैरामाउंट साइज़ का और बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव फैक्टर है। उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द रिलीफ। रिलीफ क्या होता है? किसी भी एक रीजन को पकड़िए, उसके लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है उसको हम रिलीफ कहते हैं। इस हिसाब से हम कहते हैं लो रिलीफ फीचर, हाई रिलीफ फीचर। तो जब भी हम रिलीफ को स्टडी करते हैं हम यहाँ पर दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे। एक हम कंसिडर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड दैट इज़ द हाइट। टेक्निकली देखें तो ये आल्टीट्यूड है। हाइट को आप एक्सप्रेस करते हैं अबव मीन सी लेवल, कि मीन सी लेवल के मुकाबले हाइट कितनी है, तो हम इसको अबव मीन सी लेवल कहते हैं, ABMSL, और ये एल्टीट्यूड कहलाता है। तो जब भी आप रिलीफ फीचर की बात कर रहे हैं, आप एक तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, आप एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जब आप बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं ग्रेडियंट क्या है, वो जिस चीज़ की आप जिस रिलीफ फीचर की बात कर रहे हैं उसकी ढलान कैसी है। जैसे उदाहरण के तौर पर रिलीफ फीचर के रूप में अगर हम इसको देखें तो ये जो ढक्कन है, इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, हाइट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसकी ढलान एकदम एग्जैक्ट वर्टिकल है, बहुत स्टीप है, इट्स अ वेरी वेरी स्टीप। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हम इस मार्कर को इस मैनर में रखते हैं तो ये लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक एल्टीट्यूड इसका ज़्यादा आ जाएगा, बट इसकी ढलान बहुत जेंटल है एज़ कम्पेयर टू दैट। तो स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट बहुत मैटर करता है कि वो जेंटल है या वो बहुत ही स्टीप है। ये फर्स्ट एक एस्पेक्ट। सेकंड, द फर्स्ट वन इज़ द आल्टीट्यूड। सो आल्टीट्यूड एंड द स्लोप, ऊंचाई कितनी है रिलीफ की और ढलान कैसी है, ये दो चीज़ें तय करेंगे कि खेतीबाड़ी कैसी हो सकती है। इसके आधार पर ही हम आगे फीचर्स को पढ़ेंगे। तो उसमें ये लिखा गया है फिजिकल फीचर में रिलीफ के अंदर लिखा गया है रिलीफ इज़ द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन द रीजन and is expressed in terms of height above the mean sea level, that is the altitude, and gradient of the slope. It can be gentle and it can be steep. Okay? तो ये दो चीज़ें हम इसमें समझते हैं। अब फिर हमारे सामने सवाल खड़ा आ गया कि आल्टीट्यूड का एग्रीकल्चर पे असल में इफ़ेक्ट क्या है। What is the effect of altitude on the agriculture? तो शुरुआत हम करते हैं प्लेन से। हमने तीन तरह के रिलीफ फीचर समझ लिए, द प्लेन्स, द प्लेट्यूज एंड द माउंटेन्स। हम इनको समझ लेते हैं, आल्टीट्यूड का फ़र्क समझ में आ जाएगा। देखिए, आल्टीट्यूड का एग्रीकल्चर पे असर इस बात से समझ में आता है कि जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड में इंक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होते चला जाता है। तो आल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं, एंड टेम्परेचर एक सिंगल मोस्ट फैक्टर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एग्रीकल्चर कैसा होगा। उदाहरण के तौर पर अब जैसे जैसे आप अब लो हाइट से हायर हाइट की तरफ जाते हैं, लो आल्टीट्यूड से हायर आल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर फॉल होने के कारण धीरे धीरे आपको बैरन लैंड मिलने शुरू हो जाते हैं, एग्रीकल्चरली फ्री एरिया मिल जाता है जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है। वेस्टर्न हिमालयस को स्टडी किया गया है और वहाँ के एल्टीट्यूड के डिफरेंस के कारण जो टेम्परेचर और क्लाइमेट डिफरेंस आ रहा है
उसकी वजह से क्रॉप्स में जो फ़र्क आ रहा है कि कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, इसका एक बनाया गया ग्राफ है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। वो ये बताते हैं कि 3500 मीटर के अबव तो प्रैक्टिकली कोई एग्रीकल्चर नहीं है। अगर आप अबव मीन सी लेवल देखें तो आप वेस्टर्न हिमालय में आ जाएं, और अगर आप 3500 मीटर के अबव चले जा रहे हैं तो उसके बाद तो प्रैक्टिकली देयर वुड बी नो एग्रीकल्चर। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रिलीफ, यानी कि दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एल्टीट्यूड। ये इम्पैक्ट करता है एक अल्टीट्यूड। अब हम रिलीफ फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्लेन्स। तो अगर हम 3 रिलीफ फीचर यहाँ पे देखें, प्लेन, प्लेच्यू और माउंटेन, तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन प्लेन की है। ये मोस्ट प्रेफर्ड एरिया होता है फॉर द एग्रीकल्चर। क्यों प्रेफर्ड होता है? सबसे पहली चीज़, प्लेन्स, नाम से ही पता चल रहा था, प्लेन एरिया, ये रिलीफ में लो होते हैं, मतलब ये फ्लैट होते हैं, तो प्लेन फ्लैट एरियाज़ होते हैं। इनकी स्लोप जो होती है बहुत ही जेंटल होती है, यानी कि ग्रेडियंट बहुत ही जेंटल होता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, लैंड प्रिपरेशन से लेकर के, क्रॉप सोइंग से लेकर के, आगे ग्रोथ है क्रॉप की, उसकी हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, हर चीज़ के लिए सॉइल अगर सीधी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, तो फार्म ऑपरेशंस ईजिली हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के नेटवर्क अच्छे कनेक्ट होते हैं, मंडियों से बेहतर जुड़ सकते हैं, इंडस्ट्री से आप अच्छे से जुड़ सकते हैं, इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, बड़े साइज़ की बसावट, बड़े साइज़ की बस्तियां, शहर बनाने में आसानी मिलती है, पॉपुलेशन अच्छी खासी कंसंट्रेट कर सकती है, इरिगेशन के सोर्सेज बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, आप इरिगेट बेहतर कर सकते हैं, मोबिलिटी इन द फार्म्स बहुत कन्वीनियंट हो जाती है, तो फार्म्स को मैकेनाइज करना ईजी हो जाता है, लार्ज साइज़ फार्म्स बना सकते हैं जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाते हैं, कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग एक जगह पे मिल सकती है जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाते हैं, आपके एग्रीकल्चरल इनपुट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कराते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं प्लेन एरियाज़ के। दूसरी बात, प्लेन एरियाज़ जिन मिट्टियों से बनते हैं, पहाड़ों से, पठारों से काट के लाई गई मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, और ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। रिवर्स के ज़िम्मे होता है ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ बनाना, तो प्लेन एरियाज़ नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं और हर साल नई मिट्टी लेकर के आती हैं वो, इससे अच्छा नया सेडिमेंट मिलने से फर्टिलिटी बनती है। नरम मिट्टी होती है, ये खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। दूसरी बात, पानी के रुकने का अवसर अच्छा खासा होता है, पर ग्रेडियंट होने के कारण बह भी जाता है, तो नदियाँ आराम आराम से सहज सहज से बहती हैं, इसकी वजह से पानी सीप इन भी होता है, सॉइल को उसका मॉइस्चर लेवल मिलता है। दूसरा, अंडरग्राउंड एक्वेफर्स का लेवल क्रिएट होता है, पानी सीप इन होने के लिए पानी रुकता है, रुकने का समय मिलता है, तो एक्वेफर्स अच्छे से क्रिएट होते हैं सब सरफेस लेवल पे, वाटर एक्वेफर्स, जिनसे सब सरफेस वाटर निकालना ज़्यादा सहज हो जाता है। तो आपको गैर बरसाती दिनों में भी इन इलाकों में इरिगेशन के लिए नदियाँ भी मिल जाती हैं और ग्राउंड वाटर भी मिल जाता है, जिससे राउंड द ईयर खेती होती रह सकती है। ये सारे लाभ आपको प्लेन एरियाज से मिलते हैं, दैट्स वाई प्लेन एरिया मोस्ट प्रेफर्ड माने जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये हुआ। अब हम इसको छोड़ दें, ये ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। ओवरऑल द ग्रेट एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ द इंडिया, ज़्यादा ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, जिसमें हम इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का ये प्लेन डिस्कस करते हैं, जो राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का इलाका, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम का इलाका, बिहार का इलाका इसमें कवर हो जाता है, कुछ एरिया झारखंड का भी कवर हो जाता है। तो ये सारा इंडो गैंजेटिक प्लेन एरिया है, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा या द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन एरिया। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का हब है इंडिया का, ये एग्रीकल्चरल डेंसिटी का हब है इंडिया का, ये इंडिया की ग्रेनरी है, ये उसी का हब है, इट्स अ ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। तो इस वजह क्योंकि ये प्लेन है, क्योंकि यहाँ का एल्टीट्यूड जो है वो बहुत ही नॉर्मल है और यहाँ की स्लोप जो है बहुत ही जेंटल है। इस वजह से ये वेल ड्रेन्ड रीजन्स हैं, नदियाँ खड़ी रहती हैं और पानी सिंचाई के लिए मिल जाता है, धीरे धीरे बहती हैं, अच्छी खासी नमी मिलती है, कनाल नेटवर्क अच्छा बन सकता है, यहाँ पर कुएँ अच्छे से खोदे जा सकते हैं, नरम मिट्टियाँ हैं, ज़्यादा गहरा पानी नहीं मिलता, शैलो लेवल पे वाटर मिल जाता है, ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स क्रिएट होते हैं, अच्छी शेड बना सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं क्रॉप स्टॉक करने के लिए, वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क मिलता है, बाज़ारों के साथ राउंड द ईयर किसान मंडियों में जा सकता है, उद्योग धंधे लग सकते हैं, शहर से शहर को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन का नेटवर्क अच्छा है, बसावट के साइज़ बड़े हैं,
इस वजह से रोज़गार के साधन बढ़ते हैं, ज़्यादा जनसंख्या बसती है, ज़्यादा मांग पैदा होती है खेती बाड़ी की वस्तुओं की, तो ज़्यादा घनी मुनाफेदार व्यावसायिक खेती इस इलाके में हो सकती है। ये सारे लाभ हैं प्लेन एरियाज़ के। दक्षिण भारत में नदियों के जो डेल्टा एरियाज़ हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पर अच्छी खासी खेती होती, क्योंकि वो भी प्लेन एरियाज़ ही हैं। चाहे वो कृष्णा नदी का है, महानदी का है, चाहे ब्रह्मपुत्र का है, गोदावरी नदी का है, चाहे कावेरी का है, तमाम इन नदियों के जो डेल्टाज़ हैं ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्टाइल एरियाज़। ओके, तो ये प्लेन एरिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसलिए हम इसको मोस्ट प्रेफर्ड एरिया फॉर एग्रीकल्चर बताते हैं। मैदानी इलाके ढूंढते हैं लोग कि वहाँ पर जा कर के खेती करेंगे, और मैदानी इलाकों की खेती के लोग आपको धन संपन्न भी नज़र आएंगे, विकसित खेती भी करते नज़र आएंगे। उसके बाद आता है प्लेट्यूज़। ये प्लेन जितना प्रेफर्ड तो नहीं होता, ये उतने ऑप्शंस तो नहीं ऑफ़र करता एग्रीकल्चर के, लेकिन फिर भी ऑप्शंस ऑफ़र करता है माउंटेन से कहीं ज़्यादा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया है हमारे देश का, जिसमें कई छोटे छोटे और प्लेट्यूज़ आते हैं, कई प्लेट्यूज़ से कंपोज होकर के एक हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू सारा बना हुआ है। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया में देयर आर एरियाज़ जहाँ पर खेती होती है, पर देयर आर एरियाज़ जहाँ पे खेती नहीं भी हो पाती है, पर फिर भी सर्टेन लेवल पे पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया में खेती होती है। जैसे मैदानों में हम ज़्यादा डोमिनेंटली पैडी कल्टीवेशन करते हैं, वीट कल्टीवेशन करते हैं, इसके साथ साथ हम कई अदर क्रॉप्स जैसे कैश क्रॉप के रूप में कॉटन उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, टोबैको भी उगाते हैं, इसके साथ साथ हम पल्सेस उगाते हैं, कोर्स ग्रेन्स उगाते हैं, ये सारी फसलें लगाई जाती हैं। वैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स में भी पैडी की कल्टीवेशन काफ़ी होती है, पल्सेस उगाई जाती हैं। बनाना कल्टीवेशन सारे साउथ इंडियन रीजन्स में आपको प्लेन एरिया में नज़र आएगी। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में आपको स्पाइसेस नज़र आ जाएंगे, पठारी हिली एरियाज़ में रबर की खेती नज़र आ जाएगी। तो इस तरह के मसाले हैं, कैश क्रॉप्स, कॉटन की खेती है, वीट की पैडी की खेती नज़र आ जाएगी, मेज़ मक्की की खेती नज़र आ जाएगी, शुगर इसकी सोयाबीन की खेती नज़र आ जाएगी, दालों की खेती नज़र आ जाएगी, ये सब खेतियाँ नज़र आ जाती हैं। खेती बाड़ी एक सर्टेन लेवल पे कमर्शियल होती है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं। फार्म साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। अगली चीज़ यह है कि लैंड बहुत कंसोलिडेटेड नहीं होता है, फार्म होल्डिंग्स बड़ी साइज़ की नहीं होती, लैंड इतना कंसोलिडेटेड भी नहीं होता, स्कैटर्ड होता है, क्योंकि कुछ फर्टाइल रीजन है, कुछ टोपोग्राफी सही है, फिर आगे टोपोग्राफी रगड़ है, डाइसेक्टेड एरिया आ गया है, हिल्स इंटरवीन कर रही हैं, फिर उसके आगे जगह ठीक है, फिर वैसा ही है, फिर जगह ठीक है। तो नॉट ऑल द एरियाज़ आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, बट देयर आर यूजफुल एरियाज़ फॉर द एग्रीकल्चर, बट देयर आर areas which are not so useful in the agriculture, but still there are many type of crops in the peninsular plateau region area. peninsular areas plain area के मुकाबले कई problems offer करते हैं, जिसकी वजह से वो plain जितने popular नहीं हैं, क्योंकि आखिर वो plateau ही हैं, तो उनकी अपनी एक altitude है और उनकी steep slopes हैं, और उनमें कई intersected hills हैं। तो हिल्स की कॉनिकल शेप होती है, उनका टॉप जो है वो कॉनिकल होता है, फ्लैट नहीं होता। फिर कई तरह की रिवर वैलीज़ हैं, तो ओवरऑल एक रोलिंग प्लेन टोपोग्राफी सी दिखती है इस तरह से। तो इसकी वजह से ये हो जाता है कि आपको टोपोग्राफी बहुत ही रगड़ मिलती है, रगड़ डाइसेक्टेड सरफेस, कटा छटा सा कटा फटा सरफेस आपको मिलेगा। स्टीप स्कार्प्स मिलेंगी, एकदम से स्कार्प स्टीप हो जाएंगी बहुत ही, है ना। कुछ भी उभर के आ रहा है, कोई बैथोलिथ, कोई लोकोलिथ, लेपोलिथ उभर करके आ रहे हैं बाहर, तो स्कार्प्स विल बी स्टीप। ओके, और स्लो सॉइल विल बी शैलो, उतनी गहरी, उतनी प्रोफाइल बेहतरीन सॉइल की नहीं क्रिएट रहेगी, क्योंकि सरफेस इज़ वेरी हार्ड। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स देयर प्लेट्यूज देयर ऑफ हार्ड सरफेस, तो ये मुमकिन नहीं है कि बहुत अच्छा गहरी सॉइल बनी होगी, क्योंकि अच्छे से लंबे समय तक मिट्टियाँ बने, मिनरल कंटेंट नीचे तक जाए, ह्यूमस कंटेंट नीचे तक जाए, न्यूट्रिएंट्स नीचे तक जाएँ, पानी परकोलेट करे तो लेकर के जाए, तो सॉइल प्रोफाइल्स डीप होती चली जाती हैं। पर यहाँ पर सॉइल से शैलो रहेंगी, तो शैलो सॉइल हैं। रॉक्स बेयर होंगी कई जगह पर, एकदम बेयर रॉक्स, देयर आर नो सॉइल्स, देयर आर नो वेजिटेशंस, रॉक्स आर बेयर। इंटरवीनिंग हिल स्लोप्स होंगी, आप खेती कर रहे हैं, बीच में ही हिल स्लोप्स इंटरवीन कर रही हैं खेतों के बीच में। सीनिक ब्यूटी तो बनती है, पर खेती बाड़ी के लिए वो अच्छा नहीं रहता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्लेट्यू एरिया: रगड़ टोपोग्राफी, डाइसेक्टेड सरफेस, स्टीप स्कार्प्स, शैलो सॉइल्स, बेयर रॉक्स, इंटरवीनिंग हिल स्लोप्स। इस वजह से प्लेन जितनी प्रेफर्ड ये नहीं होती हैं, पर हाँ माउंटेन्स से तो बेहतर होती हैं। अब आती है बारी माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स की समस्याएं आप जानते हैं, अल्टीट्यूड बहुत हाई है,
स्टीप स्लोप है, ढलानें बहुत तीखी हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है पर्वत की। सॉइल इमेच्योर स्टेज में है क्योंकि सॉइल आती है इरोड हो जाती है, एक तो सरफेस इरोजन हो जाता है, लीचिंग भी हो जाती है, लगातार पहाड़ों की ढलानों पर पेड़ भी काट दिए जा रहे हैं। तो सॉइल्स को बनने के लिए वेदरिंग के प्रोसेस को वहाँ पर बेहतर लंबे समय तक होना है, पर स्लोप्स इतनी ग्रेडियंट इतना स्टीप है कि वेदरिंग हुई, पहाड़ मास वेस्टिंग हो जाता है, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी स्लोप के बेनिफिट को लेकर के वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं सब चट्टानें जा करके। तो स्लोप पे आपको मैच्योर सॉइल्स नहीं मिल पाती हैं, ये प्रॉब्लम की बात है। तो स्टीप स्लोप्स होती हैं, हाई एल्टीट्यूड होता है, स्टीप स्लोप्स होती हैं, इमेच्योर सॉइल होती हैं, टेम्परेचर लो होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो होगा, और इसके साथ साथ ही जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होते जाता है, एटमॉस्फेयर थिन होते जाता है। जैसे जैसे आप प्लेन से ऊपर की ओर जाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट, वाटर वेपर रिड्यूस हो रहे हैं, गैसेस धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे वो बहुत ही थिन है, उसे हम रेरीफाइड एयर कहते हैं। तो रेरीफाइड एयर होती है, थिन एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी लो होता है। यहाँ पे प्रेशर लिखा था, मिट गया। तो लो टेम्परेचर होता है, लो ही प्रेशर होता है, रेरीफाइड एयर होती है, और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो जब इन चीज़ों की कमी होती है, अल्टीट्यूड ऊंचा है, स्लोप्स स्टीप हैं, सॉइल इमेच्योर है, टेम्परेचर लो है, लो ही प्रेशर है, एयर रेरीफाइड है, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विरोध कर रही हैं खेतीबाड़ी का, वनस्पति के विकास में ये अवरुद्ध पैदा करती हैं। तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि पहाड़ों पर उतनी बेहतर खेतीबाड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए पहाड़ों पर ज़्यादातर मवेशी पाले जाते हैं, ज़्यादातर ट्रांस ह्यूमेंस होता है, वहाँ पर मेडोज़ होती हैं, घास होती हैं, श्रब्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि बकरवाल मिल जाएंगे आपको, भेड़ें, शेफर्ड्स मिल जाते हैं आपको। वो जिन इलाकों में जिस मौसमों में घास होती है उस मौसमों में वहाँ चले जाते हैं। विंटर सीज़न में वो पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं, वहाँ पर घास चराते हैं अपने पशुओं को, और फिर गर्मियों में ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर घास चराते हैं अपने पशुओं को। वहाँ पर एक ये जीवन है। दूसरी तरफ लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं, वहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं, किन्नुओं के बाग हैं, संतरों के बाग हैं, एप्पल के बाग हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पर केले के भी बाग थोड़े थोड़े आने शुरू हो चुके हैं। तो ज़्यादातर एप्पल के बाग हैं, या फिर कई तरह के ड्राई फ्रूट्स के बाग हैं, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खेतीबाड़ी आपको कम दिखेगी। जब खेतीबाड़ी होगी तो पहाड़ की जो स्लोप है उसको थोड़े थोड़े इंटरवल पर काटा गया होगा, और उसकी वजह से टेरेसेस बनाए, पहाड़ की स्लोप को ऐसे काटा जाता है इस मैनर में, और इस मैनर में काट काट के ये टेरेस बनाए हैं, टेरेस। तो पहाड़ों की स्लोप को काट काट कर उस पर टेरेस कल्टीवेशन होता है, टेरेस फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये यहाँ की फेमस चीज़ है। और फिर पानी बह कर के मिट्टी को ना बहा ले जाए, सॉइल में जो खाद डाली उसे ना ले जाए, न्यूट्रिएंट्स को ना ले जाए, तो उसके लिए ये जो टेरेस बनाए होते हैं इनको बंद किया होता है। तो कंटोर बांधे होते हैं, इस तरह से उनको बांध दिया जाता है। तो इस तरह की खेती पहाड़ों में दिखेगी। तो जहाँ पर दिखेगी वहाँ पर फिर आपको नज़र आएगा कि पैडी कल्टीवेशन किया है। तो पहाड़ों में भी चावल उगाया जाता है। हिमाचल के लोग चावल शौक़ से खाते हैं, कश्मीर के लोग चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, बिरयानी और बाकी चीज़ें वहाँ बड़ी फेमस हैं। उत्तराखंड के लोग भी चावल शौक़ से खाते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे पैडी कल्टीवेशन होगा। पटैटो का कल्टीवेशन, पहाड़ी मिट्टी पटैटो के लिए बेहतर होती है। हिमाचल में जब बर्फ़ पड़ जाती है खेतों में और पटैटो की खेती हो रही हो तो लोग खुश होते हैं कि अब आलू बहुत अच्छा होगा। तो पटैटो कल्टीवेशन है, मक्की की खेती कर लेते हैं, चावल की खेती कर लेते हैं, कुछ वीट की भी कल्टीवेशन हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर सूट कर जाता है उस हिसाब से, तो वीट कल्टीवेशन भी होता है। इस तरह की चीज़ें। ज़्यादा डोमिनेंस मैंने बताया ऑर्चिड्स का रहता है, ज़्यादा डोमिनेंस मैंने बताया कि पेस्टोरलिस्ट लाइफ का रहता है, ट्रांस ह्यूमेंस करना पड़ता है, साल में 2 बार ऊपर नीचे जाना आना पड़ता है, मेडोज़ की तलाश में, घास की तलाश में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये पहाड़ों से जुड़ी हुई कहानी है। बट एग्रीकल्चरली नॉट सो सूटेबल, गुजारे लायक खेती दुनिया करती है, और जो खेती बाकी होती है वो फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, और ड्राई फ्रूट्स की खेती है, जो फिर बाज़ारों के लिए की जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉपुलर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिज़िकल फैक्टर के अंदर जो एक पहला आस्पेक्ट है दैट इज़ रिलीफ, और रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में आल्टीट्यूड एंड स्लोप वो इस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से लो आल्टीट्यूड एंड जेंटल स्लोप वाला प्लेन पहली पोजीशन पर है खेतीबाड़ी को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो माउंटेन है सेकंड पोजीशन पे है, और जो प्लेट्यू सेकंड पोजीशन पे है, माउंटेन थर्ड पोजीशन पे है। दक्षिण भारत में
आप जाएंगे तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में ही नीलगिरी के पहाड़ों पर खेती होती दिखेगी। कई तरह के स्पाइसेस वहाँ पर लगाए जाते हैं। दक्षिण में ही चाय की खेती के साथ साथ कॉफ़ी की खेती भी की जाती है, वह भी पहाड़ी इलाकों में ही की जाती है। दक्षिण में ही स्पाइसेस भी लगाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में ही ये सब होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कई तरह की पहाड़ से जुड़ी हुई खेती, जैसे कि आसाम में चले जाएं, दार्जिलिंग में चले जाएं तो चाय की खेती बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। इसके अलावा पेड़ों से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि दालचीनी के पेड़ बहुत होते हैं वहाँ पर, वो आपको इम्पैक्ट कर, वो चीज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर होगी। तो इस तरह की खेतियाँ आपको उन इलाकों में देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर लोग वनों पर आधारित हैं, जंगलों पर आधारित हैं, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर आधारित, तो हॉर्टिकल्चर डोमिनेट करता है। आसाम की जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पे खेती बड़ी ज़बरदस्त होती है, पैडी कल्टीवेशन होता है वहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? सारे फैक्टर्स हमने अच्छे से पढ़ दिए, आपको सुना दिए। मुझे लगता है रीड करने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, जो चीज़ दिखाने की ज़रूरत है वो ये है, वन थिंग वी नीड टू शो। देखिए, ये वेस्टर्न हिमालयाज़ का हमने 1 2 3 4 5 से 6 हमने आल्टीट्यूड वाइज 6 जोन बनाए हैं। और वो 6 जोन में जैसे जैसे आल्टीट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा है, प्रेशर का फ़र्क आ रहा है, ऑक्सीजन का फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से क्रॉप्स बदल रही हैं। ये बता रहा है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, क्रॉप्स पे। ओके, ये अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसी ग्राफ को देखते हुए। चलिए, इमेज को पहले थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि एल्टीट्यूड वाइज टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से किस तरह से क्रॉप और क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आते हैं। वी नीड टू वॉच दैट। देखिए, सबसे पहले हम इस रिजिम को फॉलो करते हैं। आप अबव मीन सी लेवल की बात करें तो हम यहाँ पर खड़े हैं कि आप 0 से लेकर के 750 मीटर की हाइट तक, दिस 0 to 750 मीटर की हाइट यानी कि अल्टीट्यूड, और हमें किस तरह की यहाँ पर क्रॉप्स देखने को मिल सकती हैं। नेचुरली टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्रॉप्स भी कौन सी हैं, व्हीट है, बार्ले है, राइस है, मेज़ है, वेजिटेबल्स है। तो राइस भी होगा यहाँ पे, व्हीट भी होगा। इन सब के टेम्परेचर रिजिम्स को हम अभी देखेंगे। मतलब जो आम फसलें आप सब खाते हैं, आपको, क्योंकि आप पंजाब जलंधर में रहते हैं तो ऑन एन एवरेज अबव मीन सी लेवल 250 से 300 350 मीटर के बीच के क्षेत्र में आप रहते हैं अल्टीट्यूड वाइज। तो यही सारी फसलें आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द। मक्की देखते हैं, चावल देखते हैं, जौ देखते हैं, गेहूँ देखते हैं, सब्जियाँ देखते हैं, यही दिखता है एज़ पर द टेम्परेचर। तो वही चीज़ यहाँ पर अल्टीट्यूड वाइज बताई गई है। एंड दिस द टेम्परेचर वाइज दिस क्लाइमेट एरिया इज़ सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल मानसून टाइप। तो सब ट्रॉपिकल कैरेक्टर का ये क्लाइमेट है, और क्योंकि मानसून का डोमिनेंस है इंडिया में, सो इट्स अ सब ट्रॉपिकल मानसूनल टाइप क्लाइमेट। और इम्पैक्ट आएगा इसमें कॉन्टिनेंटलिटी का, मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस विल रिमेन हाई क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी इम्पैक्ट करेगी। जैसे ही हमने इसको चेंज किया, देखिए हम 750 मीटर से सीधे 1500 मीटर तक चले गए। यहाँ पर 750 से 1500 मीटर, मतलब अगर हम शिवालिक की बात करें तो एवरेज हाइट 1000 मीटर। अगर हम लेसर हिमालय की बात करें, एवरेज हाइट 4000 मीटर। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो एवरेज हाइट 6000 मीटर्स। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो अब हम आ चुके हैं 750 मीटर से 1500 मीटर के तहत। तो मतलब हम आल्टीट्यूड में काफ़ी बढ़ गए हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ है अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्रॉप्स क्या नज़र आ रही हैं, कई नई क्रॉप्स ऐसी एंटर हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आलमंड आ गए, एप्रिकॉट आ गया, प्लम, पियर, पीचेस, जिंजर, पोटैटो। फिर बाकी तो रिपीट होंगी साथ में ही, क्योंकि अभी उतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं आया। तो मेज़, राइस, बार्ले, व्हीट आगे कंटिन्यू होगी। तो आप हिमाचल के वो गांव जो 600, 700, 800, 900 मीटर की रेंज में आते हैं अल्टीट्यूड में, या उत्तराखंड में, तो आप देखेंगे पहाड़ी आलू, तो आलू लगते हैं। या जब यहाँ से आप शिवालिक के पर्वतों पे जाते हैं तो आप देखेंगे सड़क के किनारे मौसम के दिनों में पेड़ों पे पीचेस लगी होती हैं, तो पीचेस मिलेंगे आपको, प्लम्स मिलेंगे आपको, आलमंड्स मिल जाएंगे आपको। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बाकी आपने देखा होगा चावल वहाँ भी लगते हैं, गेहूँ भी लगता है, तो व्हीट भी है।